नमस्कार दोस्तों, मैं रस्तोगी स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से बी एकेडमिक्स में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो हमारा फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका हमारा 5th चैप्टर प्राथमिक क्रिया। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो इस पार्ट में जो पार्ट 1 है हमारा, इसमें हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, आखेट एवं भोजन संग्रहण और दूसरा पशुचारण। तो चलिए ये शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट पार्ट। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है हमारा भोजन संग्रहण। हमारे चैप्टर का नाम है आर्थिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया क्या होती है उससे पहले हम उसको जानेंगे, प्लस उससे पहले कुछ और बातें हम जान लेते हैं। एक होती है आर्थिक क्रिया, उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया देखो क्या होता है, मनुष्य की वे क्रिया है, यानी मनुष्य द्वारा किया जाने वाला वो काम जिससे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, उससे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी मनुष्य जो भी काम कर रहा है, अगर उसको उससे धन की प्राप्ति हो रही है तो हम उसे कह सकते हैं वो एक आर्थिक क्रिया कर रहा है। और आर्थिक क्रिया को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा प्राथमिक क्रिया, दूसरा है द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया और चतुर्थक क्रिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो आर्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक क्रिया में से जो पहला क्रिया है प्राथमिक क्रिया, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो प्राथमिक क्रिया क्या होती है। हमने आर्थिक क्रिया तो जान ली कि वे क्रिया जिससे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। तो प्राथमिक क्रिया क्या होती है? प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है कि जिन क्रियाओं, ऐसे काम यानी ऐसी क्रियाओं में जिसमें मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। यानी जब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग कर लेता है, जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, वनस्पति, खनिज, इन सब का सीधे उपयोग कर रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो प्राथमिक क्रिया कर रहा है। तो ये आई होप आपको प्राथमिक क्रिया समझ आई। तो प्राथमिक क्रिया का तो हमारी पहली क्रिया है, वो है हमारा आखेट और भोजन एवं भोजन संग्रह। आखेट क्या होता है ये जान लेते हैं। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। और भोजन संग्रहण का मतलब भोजन को इकट्ठा करना, खाद्य सामग्री को इकट्ठा करना। तो देखते हैं आखेट और भोजन संग्रहण क्या है। आखेट और भोजन संग्रहण की अगर बात करें तो ये कोई नई क्रिया नहीं है, बहुत ही प्राचीन क्रिया है। ठीक है, ये आदिवासी के जमाने से चली आ रही। जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से ये शुरू हुआ। शुरू में मनुष्य ने क्या किया, पहले अन्य जानवरों को मारता था और उसको खाता था। धीरे धीरे उसने, और खेती तो उसको आती नहीं थी, तो फल कंद मूल को इकट्ठा कर लेता था और उसी को खाता था। जब इन सब के बाद जब उसकी बुद्धि का, मस्तिष्क का विकास हुआ, तो धीरे धीरे उसने खेती की शुरुआत की। तो सबसे पहले अगर मानव सभ्यता की बात करें तो उसकी क्रिया जो थी वो आखेट और भोजन संग्रहण की क्रिया ही थी। ये कार्य विश्व के अलग अलग भागों में विभिन्न स्तरों पर की जाती है। जो ये आज के टाइम, अगर इस क्रियाओं की बात करें तो आज के टाइम में ज़्यादातर ये क्रियाएं आदिवासी जो समाज के लोग हैं वो करते हैं। ये लोग अपने जीवन यापन के लिए पशुओं को पालते हैं और वनस्पति का संग्रहण करते हैं। ये लोग पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। पर्यावरण से जितना इनको मिल जाता है वो उतने में ही अपना गुजर बसर करते हैं, उतने में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, और ऐसे कामों की अगर बात करें, जो ये आखेट और भोजन संग्रहण की जो कार्य है, इससे बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है और इसके लिए निम्न स्तरीय तकनीकी टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी हमको बहुत ही कम चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आखेट एवं भोजन संग्रहण। अगर बात करें तो आज के टाइम में किन किन क्षेत्रों में ये क्रियाएं की जाती है, तो उत्तरी कनाडा का जो एरिया वहाँ पे किया जाता है, दक्षिणी यूरेशिया, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली, अमेजन बेसिन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर भोजन और आखेट और भोजन संग्रहण जैसी प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आप बात करें आज के टाइम में, आधुनिक समय में, तो जो भोजन संग्रहण है ना, इसका व्यापारीकरण हो रहा है। इसके भोजन संग्रहण के द्वारा व्यापार किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है वो देखते हैं। भोजन संग्रहण करने वाले लोग कीमती पौधों की पत्तियों, छाल और औषधीय पौधों को ना बेचने लग रहे हैं बाजारों में। पत्तियों को, छालों को और औषधीय पौधों को ये बाजारों में बेच रहे हैं। महत्वपूर्ण वृक्षों की छालों का उपयोग हम कुनैन बनाने, चमड़ा तैयार करने और कॉर्क बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये जो सब चीज़ें ये भोजन संग्रहण से आ रही है, तो इसका उपयोग हम करके बाजारों में बेच रहे हैं और उससे धन की प्राप्ति कर रहे हैं। कुछ पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थों, अगर चाय पत्ती की बात करें, ग्रीन टी, उसको पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दवाइयों के लिए
कांतिवर्धक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। कुछ वृक्षों के फलों से तेल और दवाइयाँ भी बनाई जाती है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आज के टाइम में आधुनिक समय में भोजन संग्रहण का व्यापारीकरण हो रहा है। ठीक है, अगर बात करें कि जो भोजन संग्रहण है आज के समय में, वो उसका महत्व क्यों घटता जा रहा है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि व्यापार तो हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग इस क्षेत्र में अब जा रहे हैं। क्या इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो पहला कारण अगर देखा जाए तो जो वस्तुएं प्राप्त हो रही है ना भोजन संग्रहण से, वो बाजार में उपलब्ध वस्तुओं से ना कंपटीशन नहीं कर पा रहे, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं वो। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो भोजन संग्रहण से हमें जो वस्तुएं मिल रही है, उनके स्थान पर हमको बहुत ही अच्छी और सस्ती किस्म की वस्तुएं बाजार में मिलने लगी है। तो लोग सस्ती चीज़ों को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं महंगी चीज़ों से। ठीक है, तीसरा कारण क्या, जो विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं, वो भी भोजन संग्रहण करने वाले समूहों को स्थायी रूप से बसाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि हम उनको एक जगह पे बसाएं, और जो समाज की जो मुख्य धारा है, आदिवासियों को भी समाज की जो एक कह सकते हैं सभ्यता, विकसित सभ्यता और समाज से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे जैसे लोग क्या हो रहे हैं कि बाहरी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो अन्य शहरी और नगरीय क्षेत्रों के लोगों के संपर्क में आते हैं, तो उनकी जीवन पद्धति में परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण वह भोजन संग्रहण संबंधित क्रियाएं करना छोड़ रहे हैं वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भोजन संग्रहण, आखेट और भोजन संग्रहण। अब हमारी दूसरी प्राथमिक क्रिया, हमने पहली प्राथमिक क्रिया पढ़ ली, आखेट और भोजन संग्रहण। दूसरी जो हमारी प्राथमिक क्रिया है वो है हमारा पशुचारण। पशुचारण क्या होता है? पशुचारण का अर्थ होता है पशुओं को पालना और उनको चराना। ठीक है, जब हम पशुओं को पालते हैं और उसको चराते हैं तब उनसे पशुचारण कहते हैं। और कुछ लोग पशुचारण को एक व्यवसाय के रूप में भी उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पशुचारण की अगर बात करें तो पशुचारण को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो चलवासी पशुचारण है, और जो दूसरा है वो वाणिज्यिक पशुचारण है। तो पहला हम चलवासी पशुचारण देखते हैं। चलवासी पशुचारण जो है एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। ये जो चलवासी पशुचारण है ना, ये बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है, बहुत पुरानी आर्थिक प्राथमिक क्रिया है, जिसका उपयोग हम जीवन जीने के लिए व्यवसाय के रूप में करते हैं। जीवन जी सके ऐसे व्यवसाय के रूप में हम करते हैं। इस प्रकार के पशुपालक, जो इस चलवासी पशुचारण के जो पशुपालक होते हैं, वो अपने भरण पोषण, वस्त्र, शरण, यातायात व अन्य कामों के लिए अपने पालतू पशुओं पर निर्भर रहते हैं। ये लोग चारागाहों की उपलब्धता में, चारागाह का क्या होता है? जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, जहाँ से पशुओं को भोजन की प्राप्ति हो सके। तो चारागाहों की उपलब्धता और गुणवत्ता के अनुसार ही पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, और इसमें पशुओं को जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले घास है ना, सिर्फ उसी पर निर्भर रहना पड़ता है, और वही सिर्फ उसका सेवन करते हैं, उसी को खाते पीते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चलवासी पशुचारण है। इसमें क्या होता है कि पशुपालक जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं यहीं से एक नया वर्ड निकल के आता है, हमारा ऋतु प्रवास। ठीक है, जो चलवासी पशुचारण है उसमें क्या कहते हैं, जो पशु चालक होते हैं वो चरागाहों की तलाश में ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते, भ्रमण करते रहते हैं। ये क्या करते हैं, गर्मियों के दिनों में मैदानी भाग जो है उससे वो प्रवास करके पर्वतीय चरागाह में चले जाते हैं, और जब शीत ऋतु आती है तो वो पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाहों की ओर प्रवास करने ले जाते हैं। तो इस तरह के प्रवास को हम क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कह रहे हैं, क्योंकि ऋतु के अनुसार प्रवास हो रहा है। और प्रवास आप जानते हैं क्या होता है? जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता है तो उसे हम प्रवास कहते हैं, और ये प्रवास ऋतु के अनुसार हो रहा है तो हम इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया ऋतु प्रवास क्या होता है। अगर हम बात करें चलवासी पशुचारण की, तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? किन किन क्षेत्रों में आज के टाइम में चलवासी पशुचारण किया जाता है? तो पहला जो क्षेत्र आता है हमारा वो होता है उत्तरी अफ्रीका के जो अटलांटिक तट है। ठीक है, अटलांटिक महासागर है, वहां पे जो उत्तरी अफ्रीका के जो तटीय क्षेत्र है, वहां से लेके अरब के प्रायद्वीप से होते हुए मंगोलिया और मध्य चीन, इन क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है यूरोप और एशिया का जो टुंड्रा का प्रदेश है, वहां पे किया जाता है। और तीसरा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, जो विषुवत रेखा के जो नीचे वाला एरिया है, साउथ अमेरिका की बात करें, जो दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर वाले क्षेत्रों में
किया जाता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, चलवासी पशुचारण आज के दिनों में किया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला आता है प्रमुख क्षेत्र और पशु। जो चलवासी पशुचारण है उसमें कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी पशुएं प्रमुख रूप से पाले जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका की बात करें तो वहां पे गाय और बैल को पाला जाता है। सहारा और एशिया मरुस्थल की बात करें तो भेड़, बकरी और ऊंट। तिब्बत और एंडीज के जो पर्वतीय भाग है वहां पे याक और लामा को पाला जाता है। और आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय के जो क्षेत्र है वहां पे रेंडियर को पाला जाता है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हो गए जो हमारे चलवासी पशु चारण के क्षेत्र हो गए और उनके पशु हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब हम चलते हैं जो चलवासी पशु पालक है, ठीक है, पशु चालक है, उनकी जो संख्या क्यों घटती जा रही है। आज के टाइम में चलवासी पशुचालन घटता जा रहा है, तो क्यों घट रहा है। तो पहला एक तो कारण है कि जो सरकारें है ना वो इनको स्थायी रूप से बसाने का प्रयास कर रही है। वो चाहती है कि जो चलवासी पशु चालक है वो एक स्थान पर बस जाए। ठीक है, और चारागाहों सिमटते जा रहे हैं। जो चारागाह होते हैं जहाँ पे पशु चारा चरते हैं, उनको भोजन मिलता है, वो क्या हो स्थान घटता जा रहा है क्योंकि लोग ज्यादातर वहाँ पे जो वो क्षेत्र खाली स्थान पड़ा था उसका उपयोग करने लग रहे हैं अन्य अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए। सिंचाई सुविधा बढ़ाकर कृषि का विकास किया जा रहा है। ठीक है, चौथा बाहरी संपर्क। इसमें क्या है कि जो लोग हैं वो जब प्रवास कर रहे हैं तो अन्य लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो पशुपालन जो चलवासी पशुचालन है उसे हम छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कारण हो गए। अब हमारा दूसरा पशु चारण है वो है वाणिज्य या फिर इसको व्यापारिक पशुधन पालन भी कहते हैं। तो वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है कि इसमें ना अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है और एक व्यवस्थित व्यवसाय होता है। एक ऐसा व्यवसाय जहाँ पे बहुत सारा पैसा का उपयोग किया जा रहा है और एक सिस्टमैटिक तरीके से पशु को पाला जाता है। यह आधुनिक युग की देन है जो कि पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। इस प्रकार का जो पशुपालन है ये फार्मों में किया जाता है, जबकि चलवासी में प्रवास करते रहते हैं। उसमें यह फार्मों में किया जाता है और जो फार्म होते हैं बहुत बड़े आकार के होते हैं जो कि कई भागों में विभाजित भी होते हैं। इस प्रकार के पशुपालन में एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, जिसमें जो प्रमुख पशु पाले जाते हैं वो है गाय, बैल, बकरी और रेंडियर। ठीक है, ये कुछ प्रमुख पशु है जो कि वाणिज्यिक पशुपालन में पशुओं को पाला जाता है। और इन पशुओं से जो चीजें प्राप्त होती है हमको, जैसे मांस हो गया, खाले और ऊन हो गई, इनको वैज्ञानिक ढंग से संसाधित किया जाता है। ठीक है, और उसको डिब्बों में बंद करके विश्व के बाजारों में बेच दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। इसलिए हम इसको व्यापारिक भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसको वाणिज्य या फिर व्यापारिक पशुधन पालन। ठीक है, किन क्षेत्रों में ये इस प्रकार की कृषि पशुपालन किया जाता है तो वो है न्यूजीलैंड। पहला क्षेत्र है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि वाणिज्य पशुधन पालन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारा एक अगला टॉपिक है जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, 5 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 3 नंबर में भी आता है, ये कि चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में अंतर क्या है। ठीक है, तो पहला अंतर की बात करें तो चलवासी पशुचारण है वो आदिम और पिछड़ी अवस्था का प्रतीक है। ये क्या है कि दिखा रहा है कि ये बहुत ही आदिवासियों द्वारा किया जा रहा है और पिछड़े लोगों द्वारा किया जा रहा है। जबकि जो व्यापारिक पशुचारण है वो एक पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित आधुनिक और विकसित अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि ये एक बहुत ही विकसित प्रकार की पशुपालन है जो कि पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है और आधुनिकता पर आधारित है। चलवासी की अगर बात करें तो इसमें पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारागाहों और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं। जबकि व्यापारिक में ये बड़े बड़े फार्मों पर स्थायी रूप से किया जाता है जो व्यापारिक पशु पालन होता है। ठीक है, तीसरा अंतर की बात करें तो ये जो अंतर है ये जो है जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है चलवासी, जबकि वाणिज्य बाजारों से संबंधित व्यवसाय होता है। चलवासी में पशुपालक अपनी स्थायी और पर्यावरणीय अवस्था के अनुसार विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालते हैं। जो उनका स्थायी और जो पर्यावरणीय अवस्था है ना उनके अनुसार वो पशुओं को पालेंगे। जबकि इसमें जो क्या था व्यापारिक में ये मांस के लिए और दूध और अन्य उत्पादों के लिए पशुओं को पालते हैं।
और इनमें अगर बात करें चलवासी में, तो ये कुल संपत्ति जो इनके पास जो संपत्ति होती है चलवासी पशुपालकों के पास, तो उनके जो संपत्ति है वो उनके पशु ही होते हैं और उन्हीं के सारे सहारे वो अपना जीवन जी रहे होते हैं। जबकि अगर इसमें व्यापारिक में बात करें तो ये बहुत अधिक पूंजी और वैज्ञानिक आधारित व्यवसाय होता है। ठीक है, इसमें पशुपालक खुद अपनी तरफ से धन खर्च करता है ताकि अधिक से अधिक वो पैसा कमा सके। तो ये अंतर है व्यापारिक और चलवासी पशु चारण में। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो रहा है। हमने 2 टॉपिक यहाँ पे अपने कवर कर लिए, एक आखेट और भोजन संग्रहण वाला, दूसरा जो हमारा था पशुपालन वाला, पशुचारण। ये 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए। अगले जो 2 टॉपिक पार्ट 2 आएगा उसमें हम कृषि और खनन, जो कि प्रथम का प्राथमिक क्रिया से संबंधित क्रिया है, उनको हम कवर करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।